नमस्कार दोस्तों, मैं पुनः अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चूंकि एग्जाम का टाइम है इसलिए मैं ज़्यादा इंट्रोडक्शन वगैरह में समय बर्बाद नहीं करता हूं। और आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूं ना, ये है आपका सॉलिड ब्लास्टिंग का पार्ट 3। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते लेते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। क्या बोलता है आज का पहला क्वेश्चन में कि पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि अंडरग्राउंड माइंस में, यूजी माइंस में जहां कहीं भी हम लोग एक्सप्लोसिव को या बारूद को हम लोग रखते हैं वो जगह क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा दोस्तों? रिजर्व स्टेशन कहलाएगा। यूजी माइंस में एक्सप्लोसिव कहां रखना है? रिजर्व स्टेशन में रखना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि रिजर्व स्टेशन के कितने दूरी पर इलेक्ट्रिक केबल, स्विच और गेटिंग बॉक्स नहीं होना चाहिए? यानी जहां कहीं भी रिजर्व स्टेशन बना हुआ है उसकी कितने मीटर के अंदर में हमको क्या क्या नहीं होना चाहिए? इलेक्ट्रिक केबल, नो इलेक्ट्रिक केबल, स्विच और आपका गेटिंग बॉक्स। कितने मीटर के अंदर? 90 मीटर के अंदर में आपका ये तीन चीज नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है कि रिजर्व स्टेशन जो बनेगा ना दोस्तों, तो रिजर्व स्टेशन के 18 मीटर दायरे में, रिजर्व स्टेशन के 18 मीटर का जो दायरा होगा ना, इसमें हमको क्या करना है? प्रॉपर डस्टिंग करना है। ठीक है, रिजर्व स्टेशन के 18 मीटर के दायरे में हमको डस्टिंग करके रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है कि रिजर्व स्टेशन जो होगा उसमें हम लोग को क्या करना है कि उसका फ्लोर, अगर ये रिजर्व स्टेशन है, ये रिजर्व स्टेशन है, तो इसके अंदर का ये जो फ्लोर है ना, इस फ्लोर में हमको क्या करना है कि 20 mm मोटा डस्टिंग करके रखना है। कितना? 20 mm मोटा डस्टिंग करके हमको रखना है। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है रिजर्व स्टेशन में? चौथा पॉइंट क्या बोल रहा है कि डिटोनेटर बक्सा और एक्सप्लोसिव बॉक्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? क्या बोल रहा है इसमें? डिटोनेटर बॉक्स और एक्सप्लोसिव बॉक्स का डिस्टेंस रिजर्व स्टेशन के अंदर में कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? 3 मीटर होगा। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं यूजी माइंस में ड्रिलिंग पैटर्न क्या है, या ड्रिलिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारा, हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो अंडरग्राउंड माइंस में दोस्तों ड्रिलिंग पैटर्न दो तरह का होता है। पहला होता है फैन कट, दूसरा होता है वेज कट। ये आप लोग नॉर्मली सभी जानते हैं। पहला क्या होता है? वेज कट, दूसरा होता है फैन कट। और अगर आपसे ये कोई पूछता है कि यूजी माइंस में सबसे ज्यादा व्यवहार में आने वाला कौन सा कट है, तो वेज कट है। नॉर्मली हम लोग वेज कट का ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या आता है? पहला क्वेश्चन कि हम लोग जो अंडरग्राउंड माइंस में जो होल लगाते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए, उसका डाया कितना होगा? यूजी माइंस में जो सॉलिड ब्लास्टिंग में ड्रिल करते हैं उस ड्रिल का डाया कितना होगा? कितना होगा दोस्तों? अप्रोक्सीमेट 37 mm। अप्रोक्सीमेट 37 mm। अगला क्वेश्चन क्या है कि उस होल में जो हम लोग जो कार्ट्रिज इस्तेमाल करेंगे, सॉलिड ब्लास्टिंग में जो हम लोग कार्ट्रिज इस्तेमाल करते हैं, उस कार्ट्रिज का डाया कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 32 mm होगा। और एक बहुत ही सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि भाई ड्रिलिंग होल और एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज के बीच का जो आपको जो डाया है ना, वो मिनिमम कितना होना चाहिए? यानी ये ड्रिलिंग होल है और ये मेरा कार्ट्रिज का है, तो ये दोनों के बीच का जो डाया का जो गैप है, ये मिनिमम कितना होना चाहिए? ये अगर एक्सप्लोसिव का डाया है और ये अगर ड्रिल बिट का डाया है, तो ये दोनों के बीच का जो मेन जो गैप होना चाहिए वो मिनिमम कितना होना चाहिए? वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 3 mm होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग लेते हैं एक्सप्लोडर से कुछ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इसमें? एक्सप्लोडर से पहला नंबर क्वेश्चन कि भाई एक्सप्लोडर की हम लोग जो है एग्जामिन कितने दिनों के अंदर में करेंगे? यानी जो भी सॉलिड ब्लास्टिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सप्लोडर, उसका भाई हमको एग्जामिन कितने दिनों के अंदर में करना है? कितने दिनों के अंदर में करना है?
3 मंथ के अंदर में, एक्सप्लोडर का एग्जाम इन 3 मंथ के अंदर में होगा। ठीक है। दूसरा क्या बोलता है कि एक्सप्लोडर का जो करंट का टाइमिंग जो है, चाबी घुमाया जो आवाज किया, उस चाबी घुमाने के बाद जो ऑटो कट का जो करंट जो पावर होता है ना, उसका टाइमिंग कितना होता है, कितना होगा? 4 मिली सेकेंड, 4 ms, 4 मिली सेकेंड। यानी चाबी घुमाए हम 4 मिली सेकेंड, जितना टाइम डिटोनेटर में गया फिर खुद ब खुद ऑटो कट। तो एक्सप्लोडर का करंट टाइम कितना हो गया? 4 मिली सेकेंड। ठीक है। अब एक्सप्लोडर में एक और टर्म आता है कि भाई सीरीज फायरिंग में डेटोनेटर ब्लास्ट के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक पावर कितना होना चाहिए? जो हम लोग अंडरग्राउंड में जो हम लोग जो ब्लास्टिंग करते हैं वो मैक्सिमम किस में करते हैं? सीरीज कनेक्शन में करते हैं। तो सीरीज कनेक्शन में करने के लिए जो एक डिटोनेटर को ब्लास्ट करने के लिए वो मिनिमम कितना इलेक्ट्रिक पावर चाहिए? 1.2 एम्पियर चाहिए। कितना चाहिए? डिटोनेटर ब्लास्ट के लिए कितना पावर चाहिए? 1.2 एम्पियर चाहिए। ठीक है। अगला क्या बोलता है कि एक्सप्लोडर का आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? क्या बोल रहा है उसका कि एक्सप्लोडर का आउटपुट वोल्टेज कितना होगा? कितना होगा? 600 वोल्ट होगा डीसी में। किसमें होगा? 600 वोल्ट डीसी में। क्या चीज? एक्सप्लोडर का आउटपुट वोल्टेज। ठीक है। अगला क्या है कि एक शॉट फायरर एक राउंड में मैक्सिमम कितना होल ब्लास्ट कर सकता है सॉलिड ब्लास्टिंग में? क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक शॉट फायरर एक राउंड में मैक्सिमम कितना होल ब्लास्ट कर सकता है सॉलिड ब्लास्टिंग में? कितना करेगा? 25 होल करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता भाई। एक राउंड 25 होल, एक शॉट फायरर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है इसमें कि फेस से कितने मीटर दूर तक हवा कितना चाहिए? यानी कि जब हम सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन का क्या रोल है? सीधा सा फंडा है भाई कि हम अगर सॉलिड ब्लास्टिंग कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन को ये घुमा दें कि सॉलिड ब्लास्टिंग के दौरान स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या प्रयोजन है, तो आपको क्या बोलना है? या फेस से कितने मीटर दूर तक सॉलिड ब्लास्टिंग में कितना हवा चाहिए? कितना चाहिए? 4.5 मीटर की दूरी तक आपको चाहिए 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट। कितना? फेस से 4.5 मीटर दूर तक कितना चाहिए? 284 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट चाहिए आपको। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि भाई अंडरग्राउंड माइंस में CH4 का जहां भी गणना हो जाए तो वैसे सिचुएशन में सॉलिड ब्लास्टिंग पे क्या असर पड़ता है, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि फर्स्ट डिग्री माइंस में कितना भाई हमको CH4 मिल गया तो हमको ब्लास्टिंग रोक देना है। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट डिग्री माइंस में कितना CH4 सॉलिड ब्लास्टिंग के दौरान अगर अंडरग्राउंड माइन से मिल जाता है कि हमको ब्लास्टिंग क्या करना है? रोक देना है। कितना पे? मोर देन 0.1% पर। अगर यूजी माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग के दौरान हमको फेस में मोर देन 0.1% CH4 मिलता है तो हमको क्या करना? फर्स्ट डिग्री माइंस में ब्लास्टिंग को रोक देना है भाई। ठीक है। इसका दूसरा टर्म क्या होगा कि सेकेंड डिग्री माइंस में क्या होगा कि मोर देन 0.5% CH4 मिल जाता है तो ब्लास्टिंग को हमको रोक देना है दोस्तों। फर्स्ट डिग्री में मोर देन 0.1% CH4 मिलता है, ब्लास्टिंग रोकना है। और सेकंड डिग्री में मोर देन 0.5% CH4 मिलता है तो हमको क्या करना है? ब्लास्टिंग को रोक देना है दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई एक शॉट फायरर एक दिन में कितना कितना बारूद फोड़ सकता है। ओपन कास्ट में कितना फोड़ेगा, फर्स्ट डिग्री माइंस में कितना फोड़ेगा, सेकंड डिग्री माइंस में कितना फोड़ेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछता है या कोई भी आपसे पूछ सकता है भाई कि भाई फर्स्ट डिग्री माइंस में एक शॉट फायरर एक दिन में कितना टोपी इशू करा सकता है, सेकंड डिग्री माइंस में एक शॉट फायरर एक दिन में कितना टोपी इशू करा सकता है, कितना ब्लास्ट कर सकता है, ओपन कास्ट का क्या रोल है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं आपका ओपन कास्ट माइंस में क्या रोल है शॉट फायरर का। तो ओपन कास्ट माइंस में क्या होगा कि अगर सिंगल शॉट एक्सप्लोडर यूज हो रहा है तो अगर सिंगल शॉट एक्सप्लोडर यूज हो रहा है तो 60 टोपी इशू करा सकता है या शॉट फायरर 60 टोपी फोड़ सकता है। टोपी का मतलब डेटोनेटर। ठीक है। अगर सिंगल शॉट है तो 60 और अगर मल्टी शॉट है तो 120। किसमें? ओपन कास्ट माइंस में। सिंगल से 60 और मल्टी से
120। ठीक है, अब अगर यही टर्म आ जाता है सॉलिड ब्लास्टिंग में फर्स्ट डिग्री माइनस में, यही टर्म सॉलिड ब्लास्टिंग का फर्स्ट डिग्री माइनस में आ जाता है, उसमें क्या हो जाएगा? उसमें होगा आपका कि सिंगल शॉट एक्सप्लोडर है तो 50 टोपी, और अगर मल्टी शॉट इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सप्लोडर तो 100 टोपी हम लोग इशू करा सकते हैं, या एक शॉट फायरर ब्लास्ट कर सकता है। ठीक है, अब सेकेंड डिग्री या थर्ड डिग्री माइनस की अगर हम बात कर लें तो उसमें क्या होगा कि अगर सिंगल शॉट एक्सप्लोडर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो 40, और अगर मल्टी शॉट एक्सप्लोडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग 80 टोपी मैगजीन से इशू करा सकते हैं, या हम लोग ब्लास्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन दो तरह का इसमें आ सकता है कि एक शॉट फायरर कितना इशू करा सकता है ओपन कास्ट माइंस में, या फर्स्ट डिग्री माइंस में, या सेकंड थर्ड डिग्री माइंस में, या कितना टोपी ब्लास्ट कर सकता है अपने शिफ्ट में। दो तरह से क्वेश्चन इसमें आ सकता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग सॉलिड ब्लास्टिंग का एक टर्म है, वो आज के चलन का टर्म है, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कार्ड सिस्टम। दोस्तों मैं बता दूं कि अंडरग्राउंड माइंस में जब कभी भी इंस्पेक्शन होता है ना, तो कोई भी CI RI वगैरह अगर कोई भी स्कूटी नीचे उतरता है ना, तो ये कार्ड सिस्टम जो है ना, इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन कभी न कभी दाग ही देता है कि ब्लास्टिंग कार्ड है आपके पास। ठीक है, तो हम लोग इस पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपका 4 क्वेश्चन है, कार्ड सिस्टम में 4 क्वेश्चन है। पहला चीज क्या भाई कि कार्ड सिस्टम हम लोग बनाए क्यों? कार्ड सिस्टम हम लोग बनाए क्यों बनाए हैं हम? कि अगर यूजी माइंस को डेवलप करते हुए कोई भी फेस, रोड, गैलरी अगर दोनों तरफ से 10 मीटर के दायरे में आ जाता है तो हमको ब्लॉन थ्रू आउट से जो एक्सीडेंट है वो ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया? इजाद किया, कार्ड सिस्टम का इजाद किया है। दोस्तों इसमें 3 टर्म होता है। पहला टर्म क्या होगा? मैंने लिखा क्या है? ओवरमैन शॉट फायर, ये लिखा है मैंने, ओवरमैन शॉट फायर। अगर सॉलिड ब्लास्टिंग के दौरान ओवरमैन अपना प्लान नक्शा देखिए समझ गया कि भाई ये पूर्वा पश्चिमा, ये डीप या राइट, ये 10 मीटर के अंदर आ गया है, माइंस में क्या चीज होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यही होता है। अब अगर इसमें से कोई राइट चला रहा है, इसमें से कोई डीप चला रहा है, इधर से नॉर्थ चला रहा है, इधर से साउथ चला रहा है, अगर कोई फेस 10 मीटर के दायरे के अंदर आ गया है तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा कि ओवरमैन शॉट फायर को इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई ये फेस 10 मीटर के अंदर में आ गया, तुम अपना प्रिकॉशन लेना। अगर उसके पास प्रॉपर अगर एक्सप्लोसिव कैरियर जो हम लोग देते हैं डिजिग्नेशन वाइज, अगर वो नहीं है तो भी क्या करेगा कि अदर्स कुछ आदमी गार्ड के लिए उस तत्काल समय के लिए दे देगा उसको। ओवरमैन के पास एक आपका ब्लैंक ब्लास्टिंग कार्ड होता है, उसको उसका नाम डिजिग्नेशन लिख के भाई शॉट फायर को पकड़ा गया कि भाई फलना फलना आदमी आपको इस काम के लिए हम हेल्प के लिए दे रहे हैं। ठीक है, वो जैसी वो 10 मीटर का पार्टिंग का टोटल जो चीज है वो फुलफिल किया और शॉट फायरर को जैसे समझा दिया कि आपको कहां कहां गार्ड लगाना है, कैसे स्पेस में ब्लास्टिंग करना है, और जैसे शॉट फायरर सेटिस्फाइड होता है तो ओवरमैन क्या करेगा? शॉट फायरर का कार्ड अपने पास रख लेगा। पहला टर्म में क्या होगा? ओवरमैन शॉट फायरर का कार्ड अपने पास रख लेगा। ठीक, अब दूसरा टर्म आता है इसमें। दूसरा टर्म में क्या आता है? हमने लिखा है क्या? शॉट फायरर गार्ड प्लस एक्सप्लोसिव कैरियर। अब शॉट फायरर जो है वो अपना कलेक्शन कर लिया भाई, पूरा तैयार हो गया, आपको ब्लास्टिंग करना। अब क्या करेगा? वो गार्ड लगाएगा। मान लीजिए कि नॉर्थ में अगर ब्लास्ट कर रहा है तो नॉर्थ के सीधा में सबको हटा लेना है भाई, अगर पीछे कोई फेस है तो उसको पीछे हटा लेना है, उसके सामने में कोई डीप चला हुआ तो वहां से आदमी हटा लेना है, राइट चला हुआ तो वहां से आदमी, यानी आपको चारों तरफ गार्ड लगा दिया। अब क्या करेगा शॉट फायरर? चारों गार्ड को जाके समझाएगा भाई जब तक ब्लास्टिंग नहीं हो जाए इधर से किसी को आने जाने मत देना। अगर गार्ड पूरी बात को समझ चुका है तब क्या करेगा शॉट फायरर? गार्ड या एक्सप्लोसिव कैरियर जो गार्ड के लिए खड़ा किया है उसका कार्ड अपने पास रख लेगा। ये जो बार बार जो कार्ड रख लेने का जो प्रचलन है ना, ये कार्ड रखने इस बात का सबूत है कि मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया। ये कार्ड लेने का जो प्रावधान जो बनाया गया ना, ये इस बात का लाइसेंस है कि भाई हमने आपको इंस्ट्रक्शन दिया। सीधा सा फंडा है इसका कार्ड सिस्टम में। ठीक है, अब तीसरा सिस्टम क्या आता है? शॉट फायरर MS का कार्ड लेगा। कौन सा सिचुएशन में लेगा? कि जब ओवरमैन शॉट फायरर को समझा देगा कि भाई ये 10 मीटर के अंदर आ गया, या ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आगे वाला जो फेस है उसको फेंसिंग कराना पड़े। बात समझ गए? आगे वाला जो फेस है ऑपोजिट साइड वाला वो फेंसिंग कराना पड़े, तो वैसे सिचुएशन में क्या करेगा कि फेंसिंग कराने के बाद क्या करेगा? माइनिंग सरदार जो है
वो अपना कार्ड क्या करेगा, शॉर्ट फायरर को दे देगा। ये 3 टर्म आता है कार्ड सिस्टम में। ठीक है भाई। तो दोस्तों ये आज का सॉलिड ब्लास्टिंग का पार्ट 3 में लेके आया था, और हमको लगता है कि मोटा मोटी आपका क्वेश्चन कंप्लीट ही कर जाएगा। एक आध क्वेश्चन हमको लगता है छूटे तो वो किसी दूसरे वीडियो या एक और वीडियो बना के मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल एग्जाम का टाइम है, तो सॉलिड ब्लास्टिंग को मैं फिलहाल यहाँ तक रोकता हूँ, और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मैं पहले क्वेश्चन को पूरा लिखता था दोस्तों, ठीक है, तो आज कुछ चेंज किया हूँ, तो इसके ऊपर भी आप लोग का क्या राय है मैं चाहूंगा कि आप कमेंट जरूर करें, ताकि कम लिख के ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस दे सकूं, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन दे सकूं। मेरा ये प्रयास है। तो आज का जो ये प्रयास है ना, ये आपको कैसा लगा ये जरूर बताइए कमेंट करके दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।